दोस्तों, परिजनों, मित्रों, आज के भावगंगा के इस 85वें 85th अंक में आप सबका स्वागत है। आज दिन भर की तमाम व्यस्तताओं की वजह से और कल रात में ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम देर में करने की वजह से आज सुबह उसकी भावगंगा नहीं हो पाई, लेकिन अब मौसम भी अच्छा हो गया है, सुबह कोहरा भी नहीं रह रहा है, तो कल से उम्मीद है कि भावगंगा का प्रोग्राम सुबह 7:30-8 के बीच में शुरू होगा। और आपने जो प्यार दिया है, आपके जो सुझाव आते हैं, आपके जो विचार आते हैं, उनका स्वागत रहता है। आज की भावगंगा में हम लोग एक गज़ल जो आज से 2 साल पहले बनी थी और उसको मैंने फेसबुक पे मेमोरीज़ में आज ही के दिन पोस्ट किया था। कैलिफोर्निया में था उस समय और वहीं पर ये गज़ल बनी थी। ये गज़ल बनने में भी 10-15 दिन धीरे धीरे करके बनती रहती है, पकती रहती है। तो वो आज आपके सामने वही जो मेमोरी में फेसबुक पे है वहीं से लिया है। और ये कि मेरी किताबों में नहीं है, इसलिए और इच्छा हुई कि बहुत लोगों ने इसको नहीं सुना पढ़ा होगा तो उनके सामने इसको रखें। और मुख्य बात यह है, किसी भी गज़ल या किसी भी कविता या किसी भी व्यंग को जब मैं पढ़ता हूँ तो वो केवल एक माध्यम होता है उसके पीछे छिपे विचारों का और आज के संदर्भ में चीज़ों को उससे जोड़ते हुए एक चर्चा का माध्यम बनता है। जैसे बहुत सारे लोग जो कथाएं कहते हैं वो किसी एक पुस्तक को ले लेते हैं, उसी के चीज़ों पर बार बार चर्चा करते हैं। तो यहाँ कभी संविधान आ जाता है, कभी पुस्तकें आ जाती हैं, कभी गज़लें आ जाती हैं, कभी कविताएं आ जाती हैं, लेकिन वह मात्र माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से चर्चाएं होती हैं। और आप लोग जिस तरह से इसको पसंद कर रहे हैं वह अद्वितीय है और आप लोग इसको दूर दूर तक फैला रहे हैं। कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं और जिस तरह से आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर आ रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। तो ये गज़ल, और जैसा मैंने कहा कि मैं गज़लों में पूरे विचार सरल शब्दों में रखने का कायल हूँ और इसीलिए वजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि शब्द कुछ ज़्यादा या कम हो गए किसी लाइन में। दुष्यंत कुमार ने भी जो गज़लें जो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक और अब तक लोगों की जुबान पर है, वह गज़लें दुष्यंत कुमार की वजन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। और वजन कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता भी नहीं। गालिब के तमाम सारे शेर या अपने पसंदीदा शायरों के तमाम सारे शेर जब हम अपने ज़ुबान से कहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के शब्द रहें, थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है और उस हेर फेर से लाइनों का गज़ल के वजन बदल जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो मीनिंग कम्युनिकेट करते हैं, जो कोई गज़ल हो, कविता हो, वो अपने कंटेंट से महत्वपूर्ण होता है। और जो भी माध्यम है, गज़ल है, शेर है, कविता है, व्यंग है, ये केवल एक बर्तन है जिसमें हम चीज़ों को रखते हैं। बर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या हम रख रहे हैं ये। हाँ, बर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी कि हमारी भाषा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम जिस भी उसको विधा में ढालें, हमारे भाषा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए और संवेदनशीलता के पर आधारित होनी चाहिए, सच्चाई और जीवन के तथ्यों को उजागर करने वाला होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई निराशा नहीं होनी चाहिए और कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, दिखावे या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। यही सब सफाई है। अगर यह सब है तो समय में वो चीज़ें दूर तक जाएंगी। भले ही बर्तन कोई भी हो, वजन कम ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वह ज़िंदगी को कहता सजा ही क्यों है, वह ज़िंदगी को कहता सजा ही क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी तो एक सज़ा है, या धरती एक मृत्यु लोक है, पाप लोक है, दुख लोक है।
धरती आनंद लोक भी हो सकती है, स्वर्ग लोक भी हो सकती है। उसको स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम लड़ेंगे भिड़ेंगे और तमाम सारे गलत कामों में उलझे रहेंगे, बंटवारे करेंगे, धरती को नष्ट करेंगे, तो ज़िंदगी सजा हो जाएगी। लेकिन अगर हम धरती से प्यार करेंगे, सबसे संवेदनशीलता के साथ रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम के साथ रहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ रहेंगे, जिएंगे, तो जीवन ज़िंदगी एक मज़ा हो जाएगी। तो सजा और मज़ा ये हमारे ऊपर है। हम क्यों सजा बनाएं, हम क्यों सजा कहें। और बहुत सारी बातें तो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस पे हो जाती हैं, हमारे विचारों पे हो जाती हैं। अगर हम जैसे विचार रखते हैं फिर वैसा ही हम होने लगते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से रखना है। ज़िंदगी को सजा नहीं कहना है। अगर हम बचपन से यही सुनते आए हैं और फिर उसी भावना के साथ खुद भी जी रहे हैं कि ज़िंदगी सजा है, तो फिर ज़िंदगी सजा मानी जाएगी और इस तब फिर मृत्यु मुक्ति जैसी लगेगी कि मुक्ति हो गई। यह ज़िंदगी, वह ज़िंदगी को हमेशा कहता सजा ही क्यों है, ये कहना बंद करिए। और छोड़ना चाहता है हाथ, तो फिर हाथ गहा ही क्यों है। और छोड़ना चाहता है हाथ, तो फिर हाथ गहा ही क्यों है। अगर आप किसी को कोई वादा करिए, किसी का हाथ पकड़िए, किसी का सहारा बनिए, तो फिर आजीवन उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपने किसी का सहारा बनने का वादा किया है या सहारा दिया है या किसी को आपका सहारा है, तो उसे फिर नहीं छोड़ा जा सकता। संवेदनशीलता से अगर आप जी रहे हैं तो संवेदनशीलता की पहली शर्त यही है कि अगर कोई आपके सहारे है तो फिर उसका सहारा आप नहीं ख़त्म कर सकते। इसमें तो मुझे मोहम्मद साहब की एक बात आ गई इसी संदर्भ में। एक मोहम्मद याकूब अंसारी साहब बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं, वो यूपी के। तो वो उन्होंने बताया था कि, और उसको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ इस प्रोग्राम में, लेकिन इस संदर्भ में आज आ गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब कहा करते थे कि अगर मैं किसी का हाथ पकड़ता हूँ, हाथ मिलाने के संदर्भ में और अदरवाइज अन्य संदर्भों में भी, तो कभी पहले मैं नहीं छोड़ता हूँ हाथ, अगला ही छोड़ेगा तभी हाथ छूटेगा। अगर मैं हाथ मिलाता हूँ तो तब तक पकड़े रहता हूँ जब तक अगला पकड़े रहे, जब पहले अगला छोड़ता है तभी छोड़ता हूँ। तो अगर हाथ पकड़ लिया है तो पहले उसी को छोड़ना है, मुझे नहीं छोड़ना है। अगर मैं किसी का सहारा बन गया हूँ या किसी का जीवन जुड़ गया है तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिंदगी में अनंत लोगों से जुड़े रह सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। न जुड़ावों की, असीमित जुड़ाव है भी, और हमारी ब्रेन की और मेमोरी की भी कोई सीमा नहीं है। हम अपने ब्रेन और मेमोरी का हार्डली 4%, 5%, 6%, 7% इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 7% वाले तो सुपर माने जाते हैं, बाकी इस्तेमाल ही नहीं होता और हम चले जाते हैं अनयूज्ड 94, 95, 96%। और हमारे परसेप्शंस, आप हम जब कहीं चल रहे होते हैं कुछ दिन सुबह से रात तक, हमारे ये जो सारी इंद्रियां हैं वो हमारे ब्रेन को और में कम से कम हम उसका 0.0001% याद रख पाते हैं या मेमोरी में आता है। बाकी ब्रेन सबको एग्जामिन करता है और सबको टटोलता है, सबको खंगालता है, सबको रखता है, प्रोसेस करता है। इनफाइनाइट कैपेसिटी है ब्रेन की और मेमोरी की भी। तो इसलिए ये कि हम बहुत सारे लोगों से संबंध नहीं बना सकते, बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क या सघनता या सेंसिटिविटी के साथ नहीं जुड़ सकते, ये हमारी अपनी सीमा बनाई हुई है। ईश्वर ने हमको असीमित शक्तियाँ दी हैं, चाहे ब्रेन की हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, या संवेदना की हो, प्रेम की हो, अनंत शक्तियों से भर करके हमको भेजा है। तो आप उसको एहसास करिए। वह जिंदगी को कहता सजा ही क्यों है, छोड़ना चाहता है हाथ, तो फिर हाथ गहा ही क्यों है, पकड़ा ही क्यों है। अभी और देर तक रोशनी की जरूरत थी,
अभी और देर तक रोशनी की जरूरत थी, अभी इतनी जल्दी यह चिराग बुझा ही क्यों है, अब अभी और देर तक रोशनी की जरूरत थी, अभी इतनी जल्दी यह चिराग बुझा ही क्यों है। जितने भी महत्वपूर्ण जो संवेदना से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उनके जाने पर भी ये बात लोग कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर जी गई अभी, तो अभी उनके गानों की जो गूंज, जो रोशनी थी, जो उससे प्रकाश फैल रहा था, उसकी और गाने जो बनाती अभी और उनकी रोशनी की जरूरत थी। वैसे जो गाने वो गा चुकी हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन अभी और उनसे गाने उपजते, उनसे जो रोशनी फैलती, अभी इतनी जल्दी ये चिराग बुझा ही क्यों है, अभी और देर तक रोशनी की जरूरत थी। और रोशनी के संदर्भ में हम हमेशा कहते हैं कि रोशनी के एहसास के लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, दिमाग खुली रखना होगा। अगर हम वैचारिक रोशनी की बात करते हैं तो एक तो हमें आंखें खुली रखनी है ताकि हम रोशनी का एहसास कर सकें, और अगर हम रोशनी का एहसास कर रहे हैं तभी इस भावना को ठीक से आत्मसात कर पाएंगे कि अभी और देर तक रोशनी की ज़रूरत थी, अभी इतनी जल्दी वह चिराग बुझा ही क्यों है। मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का या आदमी का, मिलते ही मैं हो गया मैं मुरीद, मैं उसका कायल हो गया और उसका प्रशंसक हो गया। मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का, या उससे प्रेम करने लगा, इज्जत करने लगा, सम्मान करने लगा, जुड़ गया, जो भी कह लीजिए। यह अक्सर होता है संबंधों में। उस एक बहुत महीन संबंध या बहुत महीन चीज़ ये होता है, सबके साथ होता है कि मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का, नहीं मिला था तो ईर्ष्या का भाव रहा ही क्यों है। अक्सर होता है कि जब आप भी बहुत तपस्या के साथ, बहुत जीवंतता के साथ, बहुत सार्थकता के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं, एक तरह की साधना ही कर रहे होते हैं, तो किसी और के बारे में जब आपको पता चलता है तो आपकी उसके मिलने की इच्छा भी होती है, और कहीं ना कहीं हल्की सी ईर्ष्या का भाव भी आ जाता है। लेकिन जब आप मिलते हैं तो लगता है अरे यह तो हमारा ही दूसरा रूप है, इसे ईर्ष्या की बात कहाँ थी। इतनी खुशी होती है, इतना एकाकार हो जाते हैं। अगर दोनों उसी पवित्रता के साथ साधना कर रहे हैं तो भले ही मिलने के पहले थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा संकोचमय ईर्ष्या भले ही रही हो, लेकिन मिलने के बाद वह आनंद और एकाकारता आ जाती है। उस भाव को, उस महीन भाव को इसमें लिखा गया है कि मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का, नहीं मिला था तो ईर्ष्या का भाव रहा ही क्यों है। नहीं मिला था तो ईर्ष्या का भाव रहा ही क्यों है। होना नहीं चाहिए लेकिन अमूमन होता है। क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल। ये तमाम सारे जो पारिवारिक मसले हैं या कोर्ट के मसले हैं या सामाजिक मसले हैं जो पेंडिंग रहते हैं, फैसले नहीं हो पाते, उस पर है कि क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल। क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल। गुनाह सबके सामने फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है। गुनाह तो सबके सामने है, या घटनाएं तो सबके सामने हुई हैं, सब जानते हैं, लेकिन पंचायत पे पंचायत हो रही है, कोर्ट में बहस पे बहस हो रही है, और गवाहियां पेश हो रही हैं, जानकारियां इकट्ठी जा रही हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। ये डिलेड जस्टिस, ये सबसे बड़ा अन्याय तो वहीं हो जाता है जब जस्टिस समय पर नहीं होता। तो जस्टिस समय पर होना चाहिए, न्याय समय पर होना चाहिए। उसी के लिए है कि क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल। गुनाह सबके सामने फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है।
जब इसी बात के लिए जब 73वें संविधान संशोधन के बाद गांव पंचायतों का, गांव सभाओं का गठन किया गया, तो न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया और यह तय किया गया कि बहुत सारे फैसले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं उनका जुरिसडिक्शन डायरेक्ट दे दिया जाए न्याय पंचायतों को। न्याय पंचायतें 5-6 गांवों को मिला करके बनाई गई। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, डिलेड जस्टिस कम करने का बहुत अच्छा एक माध्यम बना था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पीढ़ियां लग जाती हैं लेकिन फैक्ट फाइंडिंग ही नहीं हो पाती कि मेड़ कहाँ तक था, नाली कहाँ तक था, या कब्जा है, ये है, वो है, फैक्ट्स। जबकि गांव में सब सारे फैक्ट्स जानते हैं, पंचायत के मेंबर्स, न्याय पंचायत के मेंबर्स भी सारे फैक्ट्स जानते हैं, तो वहाँ फैक्ट फाइंडिंग ना तो उसमें देरी होगी, फैक्ट फाइंडिंग में सब जानते हैं, और अगर पता भी करना है तो तुरंत वहीं पता कर लेंगे। तो फैक्ट्स वहाँ पता है, थोड़ा सा लीगल हेल्प, कोई एक वकील वहाँ दे दिया जाए जो उन पे क्या प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हेल्प कर दे, वो व्यवस्था की जा सकती है, बड़े आसानी से की जा सकती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, वो वकील वहाँ न जा कर के भी सारे प्रोविजंस बता सकता है। तो अगर फैक्ट्स पता है और प्रोविजंस का हेल्प है तो सारे फैसले बहुत आसानी से हो सकते हैं, जिसके लिए पीढ़ियां लगती हैं वो 2-4-10 दिन में हो सकता है। तो ये सबसे ज़रूरी है, उस भावना को व्यक्त किया गया है इस शेर के माध्यम से कि क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल, गुनाह सबके सामने फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है। और अमल, फैसला तो हो गया लेकिन अगर अमल ही नहीं हो रहा है, वो लागू ही नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा दुखद और त्रासद है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पहले भी शायद रखा है, लेकिन इस शेर के संदर्भ में उसकी याद आ गई तो वो भी रखना चाहेंगे। एक हमारे मित्र रहे हैं SS यादव, 1976 बैच के IAS ऑफिसर, मध्य प्रदेश काडर था। भोपाल में मेरी उनसे मुलाकात हुई, वहीं से मित्रता हुई, और उसके पहले मैं 2001 में जब प्रमोशन में कमिश्नर हुआ तो पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई। उसके पहले SS यादव का मैं मुरीद हो गया था, कायल हो गया था, और उनकी एक किताब आई थी, वाई आई लेफ्ट IAS, मैंने IAS क्यों छोड़ा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जो कि सबसे ज़्यादा कवेटेड पोस्ट सिविल सर्विसेज मानी जाती है, उसको पाने के बाद भी उन्होंने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद लिखा वाई आई लेफ्ट IAS। किताब पढ़ करके मैं उनका फ़ैन था, और मैं जब भोपाल पोस्टिंग हुई, चूँकि वो मध्य प्रदेश काडर के थे, तो जाते ही मैंने पता किया तो पता चला कि वो भोपाल में ही रह रहे हैं, और मैंने फिर उनका नंबर ढूंढ के उनके चाहने वालों से उनसे मुलाकात की। फिर वो वहाँ स्कूल चला रहे थे बच्चों का, छोटे बच्चों का, ऐसे ही गरीब बच्चों का और स्लम्स के बच्चों का, और एक चाय की गुमटी पर हमारी उनकी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, घंटों चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन क्यों उन्होंने IAS छोड़ा, वह जानना इस देश के हर नागरिक को जरूरी है। कुछ गरीबों की जमीन तमाम सारे दबंगों ने कब्जा कर लिया था और उसको खाली नहीं कर रहे थे। कोर्ट में मामला चला जाता था, 20-30 साल तक कोर्ट में चला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः फैसला दे दिया गरीबों के पक्ष में। फैसला हो गया, अब अमल होना है उस फैसले को, क्योंकि कब्जा उन लोगों ने कर रखा था दबंगों से, तो दबंगों से खाली कराना था। यह लॉ एंड ऑर्डर और ये कब्जा पोजीशन, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, DM थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसी डिस्ट्रिक्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, और इन्होंने बहुत सिंपल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे, बहुत संवेदनशील
व्यक्ति SS यादव, इन्होंने बुलडोजर उठवाए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्लान करके उसको, वो सब उन्होंने पूरे ब्यौरेवार इंसिडेंसेस लिखे हुए हैं और क्या क्या कैसे कैसे हुआ उसके बारीक चीजें भी लिखी हैं। खाली कराने के लिए पहुंच गए, खाली करा ही रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर उन्हें वहीं सर्व किया जाता है, स्पॉट पर उनका ट्रांसफर उस डिस्ट्रिक्ट से भोपाल कर दिया जाता है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और स्टेट गवर्नमेंट उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफर करती है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहा है। हम इस व्यवस्था में जी रहे हैं। चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि हम सपना देख रहे हैं कि जिंदा हैं या रियलिटी देख रहे हैं। वही है कि ऐसा नहीं ये कि हादसे होते नहीं, यहां अब हादसों को हादसा कहते नहीं है लोग, वह आदत खत्म हो गई है। इतनी ज्यादा हम संवेदनहीन हो गए हैं कि जिन चीजों पर हमारा खून खौल जाना चाहिए था, जिन चीजों पर हमारी आंखें खुल जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं होती। वहां कौन सी पार्टी की सरकार थी, पार्टी वार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, सब के सब वैसे हैं। अगर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं तो जीतने के बाद कोई भी पार्टी हो, वह माफियाओं के साथ रहेंगे, दबंगों के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ कोई नहीं रहेगा। पैसा तो वहीं से आया है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब आंखें खोल करके वोट देना चाहिए पब्लिक को। 5 राज्यों में चुनाव है, वहां के लिए विशेष मैसेज है कि आप आंखें खोल करके वोट दीजिए। जो कम से कम पैसे में चुनाव लड़ रहा है और आपके पैसे से लड़ रहा है, उसको वोट दीजिए। या बिना पैसे के लड़ रहा है, आप ढूंढिए कि कौन सबसे अच्छा है, उसको वोट दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना प्रतिनिधि भेजने जा रहे हैं, तब फैसलों पर अमल होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं, कोई अमल नहीं होता है। और एक तो इतना लंबा आप वहां पहुंचिए और 10, 15, 20 साल बाद फैसला हो और उसके बाद अमल भी ना हो। क्या तमाशा है, क्या न्याय है। असंवेदनशीलता और अन्याय की इंतहा में हम जी रहे हैं। ऐसा किसी डेमोक्रेसी में वर्ल्ड के नहीं है जो जिस तरह से हमारे देश में है, जिसको हम विश्व गुरु की बात करते हैं या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बताते हैं। लेकिन इतना अत्याचार, इतना उत्पीड़न और गरीबों की इतनी बुरी स्थिति और कहीं नहीं है। तो क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल, क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल। गुनाह सबके सामने, फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है। और दुखद बात यह हुई, अभी इसी साल मुझे पता चला, हमारे एक और मित्र भोपाल में, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन हमारे एक मित्र वहाँ अग्रवाल जी पहुँचे। उनसे मैंने कहा कि ज़रा SS यादव जी का हालचाल पता करके बताइए, इधर बहुत दिनों से फ़ोन से बात नहीं हो पा रही और उनका नंबर भी फ़ोन चेंज होने की वजह से मिस हो गया है। उन्होंने पता करके बताया उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग की सारी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि इस प्रोग्राम के माध्यम से भी जितनी बार उनका नाम लेता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। वो दिल से उनको रिस्पेक्ट करता हूं। अद्भुत व्यक्तित्व था। काश ऐसे सारे सिविल सर्वेंट्स हो पाते तो देश का कल्याण होना शुरू होता। लेकिन यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको पब्लिक से दूर रखा जाता है, दूर होना सिखाया जाता है। पब्लिक के करीब जाना OLQ के अगेंस्ट है। OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। जो भी नेशनल एकेडमीज हैं, चाहे मसूरी की सिविल सर्विसेज की एकेडमी है, वहाँ पर अगर आप रिक्शेवान से घुल मिल करके बातें करेंगे या आप गरीबों से, तो कहेंगे आप में OLQ की कमी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी कहाँ, हमें जनता की सेवा करना सिखाना चाहिए। और इसीलिए पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की मैंने सुनाई थी भावगंगा की शुरुआत में ही। और हमारे सिविल सर्वेंट्स का हाल ये है कि वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी के चक्कर में पब्लिक से दूर। उसमें कोई अगर ऐसा हीरा है जो इतना सारा पोल्यूशन के बाद भी हीरा ही बना रह गया सिविल सर्विसेज में, उसका ये आलम है कि अगर वो सही काम करने जा रहा है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर इमीडिएटली दे दिया जा रहा है। तो न्याय के साथ ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं। जो मंत्री जी बैठे हैं, अगर उसी दबंगों के पैसे
से चुनाव जीत के वहां गए हैं, तो फिर क्यों वो गरीबों के जमीन को खाली होने देंगे? क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल? गुनाह सबके सामने, फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है? ये तो फैसला होने तक, और फैसला होने के बाद का किस्सा ये मैंने एस यादव जी के इस एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है। लेकिन ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है, लाखों एग्जाम्पल हैं। आप जरा जानने की कोशिश तो करिए। और आजकल हमारी मीडिया का ये आलम है कि प्रोग्राम तो लगभग नहीं के बराबर था। प्रोग्राम, कोई उत्सव, कोई जलसा लगभग नहीं के बराबर था। फिर मीडिया में ये लगातार वाहवाही क्यों है? फिर मीडिया में ये लगातार वाहवाही क्यों है? आजकल प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स प्रोग्राम देखने और कहाँ उसकी रिपोर्टिंग करने आते हैं। वो जनरली प्रेस विज्ञप्ति आप दे दीजिए, और उसके साथ अगर आपने उनको खुश कर दिया तो फिर आप कई दिनों तक मीडिया में छाए रह सकते हैं फोटोग्राफ के साथ, और उतना ही स्पेस मिलेगा। और आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, देश का सबसे ज़रूरी काम कर रहे हैं। फिर भी अगर आप एक तो प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी, वो खुद रिपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर वह आप उनके इंटरेस्ट में नहीं है, वो इसके मालिकान के इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये हम लोग भी रोज देख रहे हैं। इवन देश की सबसे जरूरी चीज कि हर नागरिक को पता होना चाहिए कि वह देश का मालिक है, संविधान पता होना चाहिए। ये इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, हम लोग तो अपने तरह से कर ही रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश का सबसे जरूरी काम दूसरी आजादी की लड़ाई की तरह से आजादी, लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए पिछले 7.5 साल से तपस्या कर रहे हैं हम लोग। गांव गांव, शहर शहर, कभी खेत खलिहान, पेड़ के नीचे, दलान में किसी के, स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर के IIT IIM तक। लेकिन कितना मीडिया कवरेज मिलता है? छोटे छोटे काम, बहुत छोटा काम करने वालों को बहुत, या काम ना करने वालों को कितना मीडिया कवरेज मिलता है। और खैर, उसे हम लोग को शायद ये हम लोग के काम को गति देने के लिए और काम और स्मूथली हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे ही हो। और मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रचार प्रसार धुएं की तरह से नहीं होना चाहिए, छाया की तरह से होना चाहिए। आपका काम बोलता है। हम लोग जहाँ जहाँ जिसके पास तक पहुँच पाते हैं, अगर उनके दिल में वो गया और माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह फैलने लगा, या उनके मन में और ग्रो करने लगा, तो यही सफलता है। सफलता हम लोग उसी से आते हैं। मीडिया तो पैसों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। विज्ञापन और क्या है? पैसा दीजिए और स्पेस लीजिए और चाहे जो लिखिए, चाहे सर। और देश में कितने गलत सलत तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं, और गलत सलत विज्ञापन। लता मंगेशकर जी गई, उनके श्रद्धांजलि में हमने और जो बातें कही थी, अभी इस पे याद आ गया। एक चीज की वजह से उनको और रिस्पेक्ट करते हैं, दिलो जान से रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई क्रिकेट का बड़ा आदमी हो गया, फिल्म का बड़ा आदमी हो गया, म्यूजिक का बड़ा आदमी हो गया, तो फिर वो तेल और इसका उसका, शैम्पू का और सफाई का, पता नहीं क्या क्या, किस किस चीज का विज्ञापन करने लगता है। पैसे की कितनी ललक है, कितनी ग्रीड है। लता जी ने कोई विज्ञापन नहीं किया, क्योंकि विज्ञापन जितने हैं सब मोस्टली 99% असत्य पर आधारित है। कहीं ना कहीं वह आपके अंदर की पर्सनालिटी को खोखला कर देते हैं। चाहे आप जितने बड़े अभिनेता हों या क्रिकेट के स्टार रहे हों, वह आपकी आंतरिक पर्सनालिटी को और शक्ति को खोखला कर देते हैं, आत्मा को खोखला कर देते हैं। लेकिन लता जी ने कभी किसी चीज़ के विज्ञापन में नहीं आई। वो तो मैंने बताया था कि वो सब स्टैंडर्ड गाने नहीं गाती थी, वो चॉइस करती थी, लेकिन
ये झूठे विज्ञापनों के जाल में नहीं फंसी कभी, इसलिए और वो प्रणम्य है, हमारे दिलों में राज कर सकती हैं, कर रही हैं। प्रोग्राम तो लगभग नहीं के बराबर था, फिर मीडिया में ये लगातार वाहवाही क्यों है। अब इसमें एक छोटा सा वाकया भी बताता हूँ। हमारे एक मित्र, मीडिया साइड में बहुत अच्छे भी लोग हैं, बड़े हमारे अच्छे मित्र, और वो बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं पटना में पोस्टेड था, तो वहाँ हमारे एक मित्र हिंदुस्तान अखबार के एडिटर थे। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के लखनऊ आ गए। फिर लखनऊ तो मेरा घर ही था, अक्सर आता रहता था, तो ट्रांसफ़र के बाद कई दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। तो यूं ही मैंने उनसे पूछा कि आपके पटना के अनुभव और लखनऊ के अनुभव में क्या अंतर है हिंदुस्तान के एडिटर के रूप में। उन्होंने कहा पटना या इंटायर बिहार बड़ा जागरूक शहर और स्टेट है, लखनऊ बहुत बॉदर न करने वाला, सोया हुआ, बंद आंखों वाला शहर है। हमने कहा कोई कैसे लगा? कहा कि वहां पर अगर कोई प्रोग्राम बहुत छोटा हुआ और आपने ढेर कवरेज दे दिया, और बड़ा हुआ और कम कवरेज दिया, या किसी प्रोग्राम में कई बार जो है प्रेस विज्ञप्ति शुरू में ही प्रेस वाले जाते हैं, बताइए कौन कौन आया है, आपने नाम लिख करके दे दिया, उसमें वो नहीं आए, अखबार में छप गया कि वो आए थे। तो अगर ऐसी घटना पटना में होती है तो लेटर्स टू एडिटर में ये सारी चीज़ें पाठक लिखता है कि वो नहीं आए थे, आपने उनका नाम लिख दिया, या वो आए थे, आपने उनका नाम नहीं लिखा, या वो घटना इतनी बड़ी थी आपने छोटा स्पेस दिया, ये घटना लगभग नहीं थी फिर भी आपने इतना स्पेस दिया। पटना में ये है। लखनऊ में कभी कोई लेटर नहीं आता, बॉदर ही नहीं करता। ये तो हर शहरों का भी अपना अपना मिजाज होता है, और इसीलिए अगर पटना में पुस्तक मेला लगता है, वहाँ पढ़ने लिखने का इतना शौक है तो बहुत किताबें बिकती हैं। लखनऊ में उस कंपैरिजन में बहुत कम, जबकि पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। ये तो मैंने यूं ही दो शहरों का एग्जाम्पल दे दिया। अलग अलग शहरों के अलग अलग मिजाज होते हैं, मीडिया के पर्सपेक्टिव में भी, लिखने पढ़ने के पर्सपेक्टिव में भी। तो प्रोग्राम तो लगभग नहीं के बराबर था, फिर मीडिया में ये लगातार वाहवाही क्यों है। सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे, सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे, फिर उसे ये एहसास तबाही क्यों है। ईश्वर ने हम लोगों को अनंत शक्तियां दी हैं, हर व्यक्ति को अनंत शक्तियां दी हैं, लेकिन यह लगातार कि कुछ नहीं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या हम कैसे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, निराशा, परेशानी, वो शुरू में क्यों जिंदगी सजा है, और अपनी अनंत शक्तियों को न एहसास करते हुए किसी के पास इनफाइनाइट हो और एक दो यूनिट्स के लिए, कौड़ियों के लिए परेशान रहे, वो हालत है जिंदगी में। कि सब कुछ तो दे रखा है विराट ने, ईश्वर ने, शक्ति ने, एग्जिस्टेंस ने, यूनिवर्स ने, कॉस्मोस ने, चाहे शारीरिक या मानसिक या भौतिक, लेकिन फिर उसे एहसास तबाही क्यों है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तबाही वाली स्थिति है, और मिलना चाहिए था, और होना चाहिए था। अरे ठीक है, आप काम करते रहिए, अपने सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते रहिए, और हो जाए तो हो जाए, लेकिन और कितना बोझ हो जाए कि आपके पास इतना हो जाए कि फिर आप अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, अपने शक्तियों के संपूर्णता से उभारने और उसका पूरे विश्व के लिए इस्तेमाल करने लायक भी ना रहे, इतना बोझ हो जाए। तो सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने, फिर उसे एहसास तबाही क्यों है। ये जो ग्रीड, ये ग्रीड की वजह से कुछ लोग तबाह हैं बहुत ज़्यादा हो जाने से, और इसीलिए तबाह बाकी बेचारे हैं एकदम आखिरी पैदान पर, जैसे बेसहारा के या समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। जब बच्चे ही पाक हैं, सच बोल सकते हैं, इस बार बार मैं कहता हूं इसको, जब बच्चे ही पाक हैं, पवित्र हैं,
साफ सुथरे विचारों के हैं, सच बोलते हैं, जो आंखें जो देखते हैं वही बोलते हैं, जब बच्चे ही पाक हैं, सच बोल सकते हैं, तो उन्हें वोट देने से मनाही क्यों है? तो उन्हें वोट क्यों नहीं देने दिया जाता? उनका वोटिंग राइट क्यों नहीं है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में तो हर व्यक्ति को, चाहे छोटा हो या बड़ा, वोट देने का जितना तक प्रैक्टिकल हो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, अभी 18 है, इसको घटाते जाना चाहिए, 16 करना चाहिए, 14 करना चाहिए, 12, 10, 8, 6 साल तक तो आसानी से लाया जा सकता है। 6 साल का बच्चा समझने लगता है और हमसे बेहतर समझता है। इस पर कई बार मैंने कहा भी है, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन व्यवस्थाएं पवित्र होने लगेंगी। जो असत्य का और लूट का और ग्रीड का सिद्धांत, ये साम्राज्य है, वो ख़त्म हो जाएगा डेमोक्रेसीज में, अगर वोटिंग राइट बच्चों को दे दिया गया। और जो वो अभी शेर इसके पहले पढ़ा था कि सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे, फिर उसे ये एहसास तबाही क्यों है? इस पर सोशल मीडिया में एक बड़ी अच्छी स्टोरी आज मैंने पढ़ी। अभी मैंने उसको कॉपी नहीं किया था और इसमें लिया नहीं था मेल पे कि मैं पढ़ सकूं। कल के प्रोग्राम में मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। बहुत इसी बात पर बहुत अच्छे तरीके से उसको कहा गया है, तो इसलिए आपको सुन के मज़ा आएगा। या हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन जिन मित्रों ने नहीं सुना हो उनके लिए अच्छा है। सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे, फिर उसे यह एहसास तबाही क्यों है? और जब बच्चे ही पाक हैं, सच बोल सकते हैं, तो उन्हें वोट देने से मनाही क्यों है? ये भी शायद वेस्टेड इंटरेस्ट है कि जब बच्चों को मताधिकार दे दिया जाएगा तो यह जो दांव पेच है, जो राजतंत्र है, छल छद्म है, जो राजतंत्र के छल छद्म की वजह से एक तरह से राजनीति, जबकि इसका नाम लोकनीति ही उचित है। लोकतंत्र में राजनीति तो राजशाही का है, और राजशाही साम दाम दंड भेद छल छद्म पर है, लड़ाइयों पर है, दुश्मनी पर है, और लोकनीति सेवा पर आधारित है। लोकतंत्र में केवल और केवल लोकनीति होना चाहिए। यह भी हम लोग पिछले 7 साल से इस पर काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर ज़्यादा कवरेज नहीं, क्योंकि उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट और तमाम सारे वो सब है, बड़ा घमंजा है। आप सब बेहतर जानते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट आप ही लोगों से कहता हूँ कि आँख खोलिए, और दिए से दिया जैसे जलता है उसी तरह से यह बात पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। जब बच्चे ही पाक हैं, सच बोल सकते हैं, तो उन्हें वोट देने से मनाही क्यों है? ऐ ईश्वर, तूने ही तो हर रंग बनाए हैं। या जो ईश्वर का मतलब यहाँ वह विराट जीवंत शरीर है, या एग्जिस्टेंस है, या टोटलिटी है, होलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, उसी को ईश्वर, जहाँ ईश्वर है तो एक तरह से उसी का शॉर्ट नाम है। इसके अलावा ईश्वर का और कोई मतलब नहीं है। जब भी मैं ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका केवल एक मतलब है कि संपूर्णता, संपूर्ण ब्रह्मांड, काल, सृष्टि, टाइम, स्पेस, सब कुछ जो शामिल है, जो संपूर्णता है, और उसमें संपूर्ण तरंगें, भावनाएं, विचार, जो कुछ है, टोटल का एग्जिस्टेंस, केवल मटेरियल नहीं, मटेरियल, नॉन मटेरियल, जीव, निर्जीव और टाइम, सबका जो समुच्चय है वह टोटलिटी ही ईश्वर है। और जब आप उसको मानेंगे तो बहुत सारे इन किताबों में भी जो लिखा हुआ है ईश्वर का कॉन्सेप्ट, जब राम को भी समझाना होता है तो सिया राम में सब जग जानी, जो सब जग में व्याप्त है। सब जग में व्याप्त तभी होगा जब सब जग को ही आप ईश्वर मानेंगे, तभी तो व्याप्ति हुई। तो ईश्वर का वही कॉन्सेप्ट है। बाकी ईश्वर का जो भी वो सीमित कॉन्सेप्ट ले रहा है वह कहीं ना कहीं अपने को धोखा दे रहा है, और फिर उनकी देखा देखी और लोग भी धोखा खा रहे हैं। ऐ ईश्वर, तूने ही तो हर रंग बनाए हैं। हर रंग तो ईश्वर ने बनाया है। फिर पेड़ पौधे पत्तियों का मंजर हरा ही क्यों है? फिर पेड़ पौधे पत्तियों का मंजर, ये हरा रंग क्यों इतना ईश्वर को प्रिय है? इस पे सोचने की जरूरत है। साइंटिफिकली इसका क्या रीजन है, कोशिश करूंगा कि कल इस पर भी चर्चा करूं
ये हरा ही क्यों है, पेड़ पौधे वनस्पतियां जो नेचर है ये हरा क्यों है। ए ईश्वर तूने तो हर रंग बनाए हैं, फिर पेड़ पौधे व पत्तियों का मंजर हरा ही क्यों है। वह तो मुफलिसों सा सबको नजर आता है, वह तो मुफलिसों सा, गरीब सा, फकीर सा, वह तो मुफलिसों सा सबको नजर आता है, फिर भी जीने का अंदाज शाही क्यों है। अगर आप सही तरीके से जी रहे हैं और उस ईश्वरीय शक्ति जो आपको मिली हुई इसका एहसास कर रहे हैं, तो आपका जीने का अंदाज हमेशा शाही होगा। तो वह तो मुफलिसों से सबको नजर आता है, फिर भी जीने का अंदाज उसका शाही क्यों है। इसी को एक दूसरे शेर में, दूसरे गज़ल के भी मैंने कहने की कोशिश की है। और देखिए वही बात कैसे दो शेरों में कही जा सकती है। जैसे वो जो मेरा शेर है जो बहुत पॉपुलर है कि रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, संवेदनाएं ही हमें जिंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। उसी में है कि वैसे हूँ फकीर, अमीरों के सामने अपने को भी नवाब लिखता हूँ। वैसे हूँ फकीर, अमीरों के सामने अपने को भी नवाब लिखता हूँ। तो वही बात, वह तो मुफलिसों से सबको नजर आता है, फिर भी जीने का अंदाज शाही क्यों है। और अगले 3-4 शेर सुनाकर 45-50 मिनट हो जाए तो मित्रों की राय भी है और वैसे भी अच्छा रहता है। 3-4 शेर और। अगर वाकई यह अत्याचार मिटाना चाहते हो, अगर वाकई यह अत्याचार मिटाना चाहते हो, इस देश के परिप्रेक्ष्य में और सही है कि अगर वाकई ये अत्याचार मिटाना चाहते हो तो अब तक ये अत्याचार सहा ही क्यों है। अगर चुप रहोगे, अत्याचार सहते रहोगे तो ये चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि आपको अत्याचार महसूस ही नहीं होता कि अत्याचार है। जब आप इतने इग्नोरेंट रहेंगे कि आप मालिक हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आप मालिक हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपको नौकर समझ रहा है जबकि आप मालिक हैं। वह जानकारी भी आपको तब तक नहीं दी गई, छिपाई गई और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की। ये तो वैसे ही है, कई बार मैं कहता हूं लेकिन फिर कहने की जरूरत है इस शेर के संदर्भ में भी। या अगर आपके पास कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, सबसे महत्वपूर्ण कोई संपत्ति है और आपका उस पर कब्जा नहीं है, आपने उसका नाम भी नहीं सुना है, आपके पास उसका दस्तावेज भी नहीं है, आपने उसका दस्तावेज का भी नाम नहीं सुना है, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन करेगा? जो भी हथियार ले। यही हाल इस देश के हर नागरिक का है और इस देश का है। वह सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है मालकियत देश की मालकियत, देश की ओनरशिप, वह मालकियत जनता के पास है। वह महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जनता की है, लेकिन जनता को हम लोगों के पिछले 7.5 साल के संविधान कथाओं के गांव-गांव, शहर-शहर यही अनुभव है कि लोगों को पता ही नहीं है कि देश के मालिक वो हैं, हम भारत के लोग हैं। तो वो प्रॉपर्टी का नाम नहीं सुना है क्योंकि वो मालिक हम हैं ये पता ही नहीं उन्हें। कब्जा भी नहीं है। कब्जा के 2 सूत्र होते हैं। एक तो आप उसको इंजॉय कर रहे हो उसकी ओनरशिप को, और दूसरे सारे फैसले आप करते हो। संविधान ने दिया है कि सारे फैसले आप करेंगे। और इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट इसी के साथ, इसी बात पे अपनी बात भी खत्म कर देंगे, इसी शेर के साथ। क्योंकि ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और ये बात हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। तो सारे फैसले आपको करने क्योंकि आप मालिक हैं। फैसले कैसे करेंगे? अगर
छोटी व्यवस्था जहाँ सारे लोग एक साथ बैठ सकते हो तो वहाँ खुद फैसला करेंगे, जैसे गांव पंचायतों में सारे लोग बैठ करके उन्हीं को फैसला करना है। प्रधान तो केवल फैसिलिटेटर है। 73वें संविधान संशोधन के बाद अब सारे पंचायती राज अधिनियमों में ये बात आ गई। विधानसभा और लोकसभा में आप खुद नहीं बैठ सकते उतने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, तो ये हुआ है कि आप अपने प्रतिनिधि चुने, और वह प्रतिनिधि कौन से होने चाहिए, जो आपकी राय वहां रखें, चाहे किसी मुद्दे पर वोट देते समय, चाहे किसी मुद्दे पर बहस करते समय। आपकी राय, जिसने चुना है, जिसके वो प्रतिनिधि हैं, उनकी राय वहां रखें। लेकिन हो रहा है, आप जिसको वोट देते हैं, क्या वह किसी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय आकर आपसे पूछता है कि हम इस पे क्या बोलें? कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 4 दिन गुजारता है। या किसी आका का, चाहे वो पार्टी के आका हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे पार्टी का ही लाइन टो करता है, पब्लिक कुछ भी सोचती रहे। ये कैसा लोकतंत्र है? तो एक तो आप अपने जिनको प्रतिनिधि समझते हैं वो हाईजैक कर लिए गए हैं, तो आपकी मालकियत तो वहीं खत्म हो गई। आपने सोचा कि वो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, आपकी बात वहां रखने के लिए जा रहे हैं, और वो किसी और की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों खर्च करके वो पार्टी उनको जिताती है, और या कोई पूंजीपति से लेकर के उनके जेब में रहते हैं। तो एक तरह से तो ये है, प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में नहीं है, वो मालकियत देश की। और दूसरा, इसको मैं बार बार कहता हूं, लेकिन इसको तो रोज लोगों को सुनना सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश है जहां मालिकों का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारा जाता है, प्रतिनिधियों को गुजारा जाता है। और तीनों पालिकाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, सब की सब जनता की सेवक हैं। कोई न्यायिक सेवा के लिए है, कोई विधायक विधान बनाने की सेवा के लिए है, और कोई कार्य करने की सेवा के लिए है। सब सेवक हैं। तो सेवकों को मालिकों का रास्ता रोक करके कैसे गुजारा जा सकता है? कैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गवर्नर या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या राष्ट्रपति को गुजारा जा सकता है जनता का रास्ता रोक करके? अगर उनको जाना है सिक्योरिटी की वजह से, तो 2-3 गाड़ियों से जाएं। आजकल हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज हैं, लेकिन घंटे घंटे 2-2 घंटे मालिक का रास्ता रोक करके, और कितने प्रसव हुए हैं सड़कों पर, लोगों की डेथ्स हो गई हैं, और उसके ये मालिकों का ये हाल है, और सेवकों को ऐसे गुजारा जाता है। ये दुनिया में और किसी देश में नहीं है। कई जगह तो प्राइम मिनिस्टर खुद ड्राइव करके चलते हैं, और हमारे यहाँ तमाम सारे इतने वीआईपीज हैं जिनके आने जाने से रास्ता रुकता है। ये कौन सा ही, मतलब विश्वास ही नहीं होता कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसीलिए कि जनता नहीं जानती है। तो जनता जब न उसका कब्जा है उस प्रॉपर्टी पर, ये सब उदाहरण बताए मैंने कि कब्जा नहीं है जनता का कि वो मालिक है, जबकि देश के मालिक वो है। मालकियत जो प्रॉपर्टी है उस पर उसका कब्जा भी नहीं है। और दस्तावेज जो जनता को मालकियत देता है वह है भारत का संविधान। ब्रिटिश क्वीन से सत्ता को जनता को ट्रांसफर करता है। गणराज्य और लोकतंत्र देता है, लोकतंत्र गणराज्य बनाता है, जनता को मालिक बनाता। जनता का राज्य होता है, और जनता को लोकतंत्र यानी कि अपना तंत्र खुद चुनना है, प्रतिनिधि अपने सेवक वहां भेजने हैं, व्यवस्था जनता के कंट्रोल में रहना है, जनता के नियंत्रण में रहना है, क्योंकि जनता मालिक है। लेकिन वो अगर नहीं हो रहा है, तो अगर वह दस्तावेज भी नहीं पता 99.9% लोगों को, तो न कब्जा है, न प्रॉपर्टी का नाम सुना है, न दस्तावेज पढ़ा है, न दस्तावेज का नाम सुना है। हार्डली 1 या 0.001% ने पढ़ा होगा, और नाम 1% लोगों ने सुना होगा। ये हाल है। अब इधर 6-7 साल से काफ़ी गूंज शुरू हुई है। तो जब ये हाल है कि दस्तावेज से भी अपरिचित, प्रॉपर्टी से भी अपरिचित, तो उसका कौन इस्तेमाल करेगा? तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसको लेके उड़ गए हैं, जिसके पोजीशन में वो आ गया है। और तीनों ने, विधायिका, लोक और न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों ने जनता की इस मालकियत को हड़पा है, और जनता को आंख खोल करके अपने मालकियत को वापस लेना होगा। और चुनाव ही वह मौका है जब वह अपनी मालकियत को एक्सर्ट कर सकता है, अपने प्रतिनिधि भेजना शुरू कर दे,
अपने सेवक भेजना शुरू कर दे, राजनीति को भुला करके लोक नीति, लोक जो सेवा कर रहा हो उसके आधार पर चुनना शुरू कर दे, सारा परिवर्तन आ जाएगा। यही बात राजेंद्र बाबू ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, 26 नवंबर 1949 को संविधान पास करते समय कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग नहीं चुनकर आएंगे, ये अच्छा संविधान भी लोगों को खुशहाल नहीं कर पाएगा। और खुशहाली का क्या आलम है, ये मैंने एस.एस. यादव जी के उदाहरण के माध्यम से भी बताया और आप सब भी जानते हैं। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त होती है। फिर हम लोग कल मिलेंगे और अब कोशिश होगी कि ये पेड़ों के नीचे धूप में जैसे पहले होता था उसी तरह से अब फिर शुरू होगा कल से रेगुलर। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। आपका दिन अगला दिन मंगलमय हो।